आप देख रहे हैं LN न्यूज। आज के इस शमूलियती तकरीब के अंदर मौजूद हमारे अजीज दोस्त मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के संस्थापक अध्यक्ष जावेद कुरैशी साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के पूर्व पश्चिम दोनों भी हलकों के जिला सदर प्रभाकर बकली जी कुछ हॉस्पिटल के मैटर की वजह से वो चले गए। पश्चिम के जिलाध्यक्ष योगेश बंद साहब, युवा जिलाध्यक्ष सतीश गायकवाड़ जी, शहर के मध्य के सदर अध्यक्ष जलीस अहमद साहब, अभी हाल ही में पूर्व के अध्यक्ष के तौर पे जिनका सिलेक्शन हुआ है मतीन पटेल साहब, युवा आघाड़ी के नौजवान साथी हमारे पूर्व युवा के शहराध्यक्ष अफसर पठान साहब, माजी नगर सेवक और वंचित के नेता कृष्णा बनकर जी, मराठवाड़ा के हमारे साथी तैयब जफर साहब। थोड़ा प्रोटोकॉल आगे पीछे हो रहा है लेकिन सभी ने सबके नाम लिए हैं, तो मैं थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ कि बाकी लोगों के नाम लेने के बजाय जिनकी आज शमूलियत हमने की है, जो आज के इस तकरीब के नौशा है, उनके नाम हम पहले थोड़ा लेंगे। तो जिनका प्रवेश करने के लिए आज यहाँ पे खुसूसी तौर पे मुझे बुलाया गया है, मेरे अजीज दोस्त और बहुत लंबे वक्त से कई महीनों से, सलीम भाई बोले 2 महीने में डिसीजन हुआ, बोलिए 2 महीने में डिसीजन हुआ होगा उनका, लेकिन 8 महीने से हम चक्कर लगाने से ये बात भी सही है। मैं 8 महीने से सलीम भाई के कांटेक्ट में था, हमारी फोन के ऊपर गुफ्तगू हुआ करती थी। तो जिनकी शमूलियत के लिए आज हम आए, सलीम शेख साहब, दूसरे हमारे साथी जिनकी मेरी कई बार मुलाकातें हुई हैं, अलग अलग मीटिंगों में हुई है, और हर बार मेरा इसरार रहता था उनको कि भाई आप वंचित में आ जाइए, आपके जैसे करामती लोगों की जरूरत वंचित को जरूरत है, आपके जैसे लोगों की जो एक अपना खुद का सलाहियत और दमखम रखते हैं। तो साहिब खान साहब, हमारे शरीफ भाई को भी हम बहुत दिनों से डोरे डाल रहे थे कि भाई आ जाओ इधर सबसे के साथ में, वैसे भी पूरी शरीफ जमात इधर ही है, बदमाशों उधर ही, सब शरीफ इधर ही है, तो आपका भी यहाँ रहना बहुत जरूरी था और आप भी आज आपकी भी शमूलियत हुई है। साथ ही एडवोकेट साहब जिनको अभी अभी हमने सुना, तो एडवोकेट फैजान साहब जिनको अभी अभी हमने सुना कि उनकी बातों में कायदा भी है और कानून भी है, दोनों को बराबर तामझाम के साथ में उन्होंने अपनी बात रखी। उससे उनकी सलाहियतों का पता चलता है कि जितना वो अदालती दायरे के ऊपर नजर रखते हैं, उतना समाजी और सियासी दायरे पे पकड़ रखते हैं, ये उनके बातों से हमने सुना। और हमारे शेख वहीद साहब जिनका शमूलियत हुई है, मैं सभी 5 साथियों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ। मेरे अजीज साथियों ने बहुत तफसील में और अच्छे अंदाज में सारी बातें यहाँ पे रखी हुई है और अलग अलग मौजू पे बात हुई है, क्योंकि हम शहर औरंगाबाद में बात कर रहे हैं, शहर औरंगाबाद की सियासत की बात खुलकर हुई है, लेकिन आज का जो वक्त है, माहौल है, उसके ऊपर भी नजर जानी चाहिए। इसलिए मैं आप तमाम लोगों का उधर ध्यान जहन आपका मैं लाना चाहता हूँ कि आज अपने मुल्क के अंदर जो कुछ भी हालात से हम गुजर रहे हैं, ये बड़े नाजुक हालात भी है, ये बहुत मुसीबत के हालात भी है। अब इसके जो नताइज होंगे तो तारीख में मैं आपको अपील करता हूँ, आप जाओ यूट्यूब के ऊपर और 2014 का 15 अगस्त का नरेंद्र मोदी का तकरीर और बयान सर्च करो, मिल जाएगा। उन्होंने 2014 में कहा था कि 2020 से पहले हम भारत के हर गरीब को पक्का घर दे देंगे। अब आज बताइए कितनों को घर मिला है। उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 10 साल हो गए, 2 लाख लोगों को भी रोजगार देने का आंकड़ा ये सरकारें नहीं बता सकती है। ये असली मुद्दे हैं जो उनकी नाकामयाबियां हैं, लेकिन उसको छुपाने के लिए ये जज्बाती मुद्दों को सामने लाकर लोगों के जज्बातों से खेल कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद के जैसे मामला को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, घर घर जाकर जिसको वो त्योहार का रूप दे रहे हैं, दरअसल वो उनकी नाकामयाबियों की आरती है, लेकिन उसको सजा ऐसे रहे जैसे कि कोई बारात निकाल रहे हैं। 18,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो महाराष्ट्र के 35,000 स्कूलों के अंदर करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। मेरा सवाल है
कि इन सरकारी स्कूलों में, जिला परिषद के स्कूलों में, महानगर पालिका के स्कूलों में, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्कूलों में मुझे बताइए किसी आमदार का बच्चा, किसी जिला परिषद मेंबर का बच्चा पढ़ता क्या, कोई मंत्री संतरी का बच्चा पढ़ता क्या? इन 35,000 स्कूलों में तुम्हारे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुजनों के बच्चे पढ़ते हैं, अक़लियतों के बच्चे पढ़ते हैं। और इन 35,000 स्कूलों में से 25,000 स्कूलों को बंद करने का फैसला महाराष्ट्र की सरकार ने लिया। यह हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने जाहिर करके बताया कि हम 25,000 स्कूलें बंद कर रहे हैं। 25,000 स्कूलें जो जिला परिषद की, महानगर पालिका के। पहली बात तो सरकारी स्कूलों के अंदर तालीम का कोई मियार नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है एजुकेशन की, कोई दर्जा नहीं है। लेकिन कम अधिक दर्जा होगा, कम अधिक मियार होगा, लेकिन कम से कम बच्चे वहां पर जाके पढ़ते तो हैं। जो आला दर्जे के स्कूलों में हम बच्चों को नहीं डाल सकते, पब्लिक और इंग्लिश मीडियम में नहीं डाल सकते, प्राइवेट स्कूल में नहीं डाल सकते, वो गरीब बच्चा अपना जिला परिषद के स्कूलों में पढ़ता है। लेकिन 25,000 स्कूलें बंद करने का पाप और काम ये महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। ये नजर नहीं आ रहा, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। घर घर जाकर वो अयोध्या को लेकर, दिए जलाने को लेकर झंडा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई सरकारी योजना, अगर इतनी यंत्रणा है आरएसएस के पास, अगर इतनी यंत्रणा है, इतने कार्यकर्ता है बीजेपी के पास, तो आपने घर घर जाकर, जाने दो जी मुसलमान तो स्कीम का कागज तो कर लेकर गए क्या? कभी नहीं गए। उन घरों के अंदर बेरोजगारी है, उन घरों के अंदर अच्छे दर्जे की तालीम के लिए स्कूल नहीं है, उस घर के अंदर दवा खाने के गोलियां दवा के लिए वो लोग मोहताज है, लेकिन वहाँ वो पहुंचेंगे नहीं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे स्कूलों की बदहाली है, आपके स्कूल, आपके मोहल्ले के आप देखिए, मजदूर मेहनत के उसके बच्चे कहाँ जा रहे? महानगर पालिका के स्कूल में जा रहे, जिला परिषद के स्कूल में जा रहे। लेकिन अमीरों के बच्चे कहाँ जा रहे? प्राइवेट स्कूलों में जा रहे, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में जा रहे। प्राइवेट और इंग्लिश मीडियम के स्कूल के अंदर टीचर की तनख्वाह कितनी होती है, जाके इंक्वायरी करो। मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट स्कूल के टीचर की तनख्वाह 5, 10, 12, 15 हजार से ज्यादा नहीं होती है। जहां पर टीचरों की तनख्वाह 12-15 हजार है, वहां नंबर नहीं लग रहा, तो फिर जावेद कुरैशी साहब को बोल दे फला स्कूल में नंबर नहीं लग रहा, बच्चे का एडमिशन करा के दो। फिर जलील साहब को बोल दे भाई आप बहुत आवाज उठा रहे, हमारे बच्चे का एडमिशन कराओ। जहां टीचरों को 15,000 तनख्वाह है, वहां लाइन लगा के आप एडमिशन ले रहे। लेकिन जो जिला परिषद के स्कूल, जो महानगर पालिका के स्कूल में टीचरों को 40,000, 50,000, 60,000 की तनख्वाह है, वहां पे आप अपने बच्चे को डालना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन तालीम और इल्म ज्यादा नहीं, अच्छा नहीं है। और जहाँ पे तनख्वाहें कम है, वहाँ तालीम का दर्जा अच्छा है। ये क्यों? इसलिए कि प्राइवेट स्कूल में एक सिस्टम होता है और जिला परिषद के और बंदे के स्कूलों के अंदर कोई सिस्टम नहीं है। 26 नगर सेवकों की 52 कभी मोहल्ले के स्कूल में जाके उन्होंने नहीं देखे कि उनके मोहल्ले के स्कूल में टीचर सही पढ़ा रहे कि नहीं, टीचरों की दिक्कतें हैं कि नहीं, यहाँ तालीम का मियार है कि नहीं, कभी नहीं देखे। क्यों? वहाँ पे क्या आरएसएस के बच्चे पढ़ने को आ रहे थे क्या? मुस्लिम नगर सेवकों के वार्ड में, अम्बेडकरवादी नगर सेवकों के वार्ड में आरएसएस के बच्चे तो नहीं आ रहे, आपकी कौम के बच्चे आ रहे, लेकिन कभी आपने अपने मोहल्ले के स्कूलों में जाके नहीं देखा। ये बदहाली की तरफ मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ। और एक मुद्दे की तरफ तवज्जो लाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, नांदेड़ के सरकारी दवाखाने में, जो नांदेड़ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा है, 24 घंटे में 24 मौतें हुई थी और वो बड़ी मीडिया में खबरें बन रही थी। फिर उसके 2-3 दिन बाद 25 घंटे में 32 मौतें हुई थी और हम भी परेशान हो गए, इतनी मौतें हो रही, ये कोई नई बात नहीं है। 24 घंटे में 24 का आंकड़ा भले बड़ा हो, लेकिन रोज आप जाकर देखो, आपके घाटी के दवाखाने में भी 24 घंटे में 15-20 लोग मरते ही मरते हैं। वो इसलिए नहीं मर रहे कि उनकी इसलिए मर रहे कि वहां पे इलाज नहीं है, प्राइवेट में अफोर्ड नहीं होता, प्राइवेट में खर्चा उठा नहीं सकते, तो डॉक्टर बोल देते जाओ घाटी लेके चल जाओ। हम घाटी में लाए तो फिर और उसमें से 45 लाख लोगों ने एक हुक्म, एक आवाज के ऊपर बाड़ा साहब के 1 गट्ठा वोट किया। तुम्हारी आबादी 2 करोड़ है,
तुम्हारा वोट कभी मुत्तहिद होता क्या? किसी क़यादत की तरफ आप एक इकट्ठा वोट देते क्या? जिस कांग्रेस को तुम 2014 में वोट दिए थे, वो कांग्रेस ने महाराष्ट्र के 48 में खाली 2 खासदार चुना के लाई। जिस कांग्रेस को तुमने एक गट्ठा वोट दिए थे, वो कांग्रेस 2019 में वो 2 खासदार को भी टिका नहीं पाई, वो 2 सीटें भी बचा नहीं पाई। चंद्रपुर से एक इत्तेफाक से आ गई थी, वो भी उनका इंतकाल होने से गई। आज कांग्रेस 0 है, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमान एक गट्ठा वोट अपने गंदे नाले के गटर में बहा रहे हैं, लेकिन उसको सॉलिड तरीके से औरंगाबाद में जो दलित मुस्लिम का इत्तेहाद हुआ, उस इत्तेहाद पे खर्च नहीं कर रहे हैं। ये हमारी सियासी नाकामयाबियों की जड़ है। अगर मुसलमानों को 70 साल की गलतियों को सुधारने का मौका अगर लेना है, तो एक नया तजुर्बा करना पड़ेगा। जो तजुर्बा कामयाब तरीन साबित हुआ है, आपके औरंगाबाद की मिसाल है कि यहाँ पर तमाम वंचितों के साथ जब मुसलमानों का इत्तेहाद हो जाता है, तो 2 करोड़ मुसलमानों का एक नुमाइंदा प्रकाश अम्बेडकर साहब की बदौलत पार्लियामेंट के अंदर हमने भेजा। और ये तजुर्बा, ये मिसाल हर लोकसभा में हो सकती है, हर विधानसभा में हो सकती है, लेकिन हमको मुत्तहिद होने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब गलती तो हो जाती। अभी जावेद भाई ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि भाई यहाँ पे जो है वो कमजोरी का मुजाहरा किए। अब कमजोर क्या है, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या तो भी बोलेगी जावेद भाई। जावेद भाई में बड़े खूबसूरत गालियां दे रहे हैं आजकल। पहले तो भी जज्बात में आगे बोल देते थे बड़ा, लेकिन अब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बहुत तरकीब के साथ में बहुत अच्छे अल्फाज में बात कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छे अल्फाज की बात थी कमजोर की। अब कम ज़र्फ क्या होता है, तो ज़र्फ क्या होता है, तो जैसे एक मिसाल देता हूँ कि बस अच्छे प्यारी प्यारी शायरी तैयब साहब करे, एक आध आपने भी बोलने नहीं बोला। तो एक ज़र्फ के ऊपर एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा हुआ है कि बड़ा कम ज़र्फ होता है गुब्बारा, बड़ा कम ज़र्फ होता है गुब्बारा, चंद सांसों में फूल जाता है। बड़ा कम ज़र्फ होता है गुब्बारा, चंद सांसों में फूल जाता है, जब कमीना उरूज पाता है अपनी औकात भूल। तो ये वो उनके कमजोर जो बोले उन्होंने कमजोरी, तो उसका मैंने मिसाल ये है। लेकिन आज देखिए, मुझे बताइए, जब महाराष्ट्र के अंदर 2 करोड़ मुसलमानों का कोई नुमाइंदा नहीं था, तब किसी की मजाल नहीं हुई थी औरंगजेब आलमगीर के बारे में उनके शान में गुस्ताखी करे। लेकिन इत्तेफाक था कि जब हमारे पास में एक नुमाइंदा था पार्लियामेंट में जाने वाला, जो पिछले 3-4 टर्म में नहीं था, सिवाय यार अंतुले के पिछले 20 सालों में तुम्हारे कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट में नहीं था। लेकिन जब हमारा नुमाइंदा था, तब औरंगजेब आलमगीर की तौहीन हो रही थी, शान में गुस्ताखी हो रही थी। तब औरंगजेब आलमगीर से पल्ला झाड़ने का काम हमारे नुमाइंदे ने करके कहा की आमच्या औरंगजेबशी काही संबंध नाही, मी इंग्रजीमध्ये सांगतो बोले, और इंग्रजीमध्ये सांगितलं की वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद औरंगजेब। यानी 2 भाषा में, हिंदी में, उर्दू में, मराठी में, 3 जुबानों में उन्होंने कह दिया। जैसे तलाक 3 बार कहना पड़ता है, वैसे औरंगजेब से हमारा ताल्लुक नहीं है, ये उन्होंने हिंदी उर्दू में भी कहा, मराठी में भी कहा, अंग्रेजी में भी कहा। और फिर उनको कोई जाके पूछ के बोले ऐसा क्यों करे, बोले नहीं जी ये हिकमत है। मैं कहना चाहता हूँ, जिस मजलिस के इजलास के ऊपर हिकमत की आड़ में बुज़दिली परोसी जाती है, हम ठोकर मारते हैं, ऐसे खड़ा। जिस इजलास पे हमको हिकमत की आड़ में बुज़दिल बनाने का काम हो रहा है, वो इजलास ईमान वालों का इजलास नहीं है। क्योंकि हमको ये सिखाया गया है कि जहाँ ईमान है वहाँ कोई डर नहीं है, और जहाँ डर है वहाँ पे ईमान नहीं है। वंचित बहुजन आघाड़ी आपको वो इजलास देती है, आपको वो मंच देती है, आपको वो प्लेटफॉर्म देती है, आपको वो मौका देती है, आपको वो माइक देती है, आपको वो आवाज देती है, आपको वो सपोर्ट देती है। इसलिए मैंने मंठा में भी कहा, यहाँ पे भी कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का साथ और मियाँ भाई की डेयरिंग अगर एक साथ, बाबा साहब अम्बेडकर का साथ और मियाँ भाई की डेयरिंग जब एक साथ आती है तो हुकूमत तुम्हारी होती है। इसलिए हमको अपनी हुकूमतों को अगर लाना है, आने वाले दौर में महानगर पालिका के साथ साथ हमको विधानसभा में भी और लोकसभा में भी अपना परचम लहराना है, तो याद रखो झंडा वंचित का होगा और झंडा मुसलमान।
डंडा वंचित का होगा और डंडा मुसलमानों का होगा, तो ये परचम लहराए कि ना नहीं रहेगा। और आज जिनके पीछे बड़े दिन से हम डोरे डाल रहे थे, बहुत चक्कर मार रहे थे, औरंगाबाद में सबसे ज्यादा डोरे तो जावेद कुरैशी साहब ने मारने लगा।